ओके, सो हम बात कर रहे थे कि एफटीपी की, और उसके अंदर मैंने बताया क्यूट एफटीपी। और ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट सिंपली 5 पेज की 10 पेज की बनानी है, आपने ये प्रोग्राम ये अवेलेबल मिल जाएगा, इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आप जो है यूज कर सकते हैं। आपने जैसे मान लीजिए वेब पेजेस बना के रख लिए। अच्छा, डिजाइनर जैसे बहुत सारे वेब पेज डिजाइन करने के अलग अलग प्रोग्राम है, बहुत इजी भी प्रोग्राम है जिसका मैंने एक शायद नाम लिया होगा, एक नाम, एक प्रोग्राम है ड्रीम वीवर। वीवर, वीवर का मतलब बुनना, ड्रीम जानते हैं, सपने बुनना। ड्रीम वीवर एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है वेब पेज डिजाइन करने के लिए, वेब पेज डिजाइनर। बहुत इजी है, थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, सिलेबस सिलेबस के अंदर नहीं ये देते हैं, सिलेबस में नहीं है तो बट नाम इतना बता दे रहे हैं। तो इसमें आपने जैसे इसको यूज करके और बाकी जो तरीका आपने वेब पेज डिजाइन किया सबको यूज करके आपने बना के आपने एक फोल्डर के अंदर रख लिया। अब आपको सारे पेज को वो करना है, वेबसाइट पे डालना है। तो आप क्यूट एफटीपी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, उसको ओपन करिए, और जो इजी भी है, एक रिलायबल भी है, और उसके थ्रू आप अपनी सारी फाइलें अपनी फोल्डर से आप इंटरनेट के उस पे जो स्पेस आपको मिला हुआ है वेब सर्वर पे, वहां पे जाके आप अपलोड कर सकते हैं। कुछ ही मिनट के अंदर ये सारा वहां पे अपलोड हो जाएगा। अगर स्पेस पे आपको सर्वर मिलता है तो जैसे कोई आप अपना ईमेल लॉगिन करते हैं, कोई भी अकाउंट जैसे लॉगिन करते हैं, ओपन करते हैं, वहां जाते हैं, जैसे आप नाइलेट की साइट पे आपका अकाउंट बनाए तो एक स्पेस मिला जहाँ पे आप जाके सारी चीजें आपकी हैं, आपका फॉर्म वहाँ पे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में है, आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आपका अभी एडमिट कार्ड वहाँ पे आ गया। तो ये सारी चीजें जैसे वहाँ पे एक स्पेस मिला हुआ आपको, वैसे ही एक स्पेस मिलता है वहाँ पे। और कितना स्पेस आपको चाहिए आपकी साइट के ऊपर डिपेंड है। आप 100 MB का स्पेस लेते हैं, 500 MB का लेते हैं, 1 GB का लेते हैं, 5 GB का लेते हैं, 10 GB का लेते हैं, डिपेंड ऑन वेबसाइट, डिपेंड ऑन योर पेज, डिपेंड ऑन योर कंटेंट। तो बुक करते वक्त ये स्पेस का वो होता है कि कितना स्पेस लेना है। तो पहले डोमेन नेम बुक करते हैं साल भर का, उसका अलग पे करते हैं, फिर स्पेस का अलग पे करते हैं, फिर डिजाइन करके, तो इतनी सारी चीजें ये सब इसी के अंदर आती हैं। तो आपका जो टाइम मिलेगा वो उसमें आपने इसमें कर लिया। ये मौका लगा तो मैं करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास कोई है नहीं, सर्वर पे स्पेस चाहिए होता है, बट मैं उसको थोड़ा सा समझ जाएंगे जब मैं आपको वो बताऊंगा। ब्लॉग, ब्लॉग आप लोग को बताया था कुछ कि नहीं मैंने? शफक, शिवांगी, यस सर, बताए। बताया था, दिखाया था ना ब्लॉग, हमको याद आ रहा, दिखाया भी था शायद। यस यस सर, ब्लॉग अमिताभ बच्चन वाला ना। हाँ 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 हाँ, ब्लॉग। तो यस ब्लॉग सर। आपने देखा, वो ब्लॉग शायद दिखाया होगा, बना के नहीं किया होगा। सो उसके ऊपर आप वेब पेजेस बना सकते हैं, तस्वीरें लगा सकते हैं, वीडियो वगैरह भी, तो वो भी एक पब्लिशिंग के अंदर ही आ जाएगा। तो हाँ, मैं बता रहा था उसके, तो इस तरह से जाके आप कर लेंगे, तो मैं उसके अंदर बता दूंगा। अब बात आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर टॉपिक है HTML। HTML को आप जानते हैं एक तरह का मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है। 1991 में टिम बर्नर-ली ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, वेब पेजेस बनाए। पहला वर्जन आया था 2.0 का, उसके बाद फिर वो 4.01 आया, फिर 4.02 आया, और पेजेस इसके अंदर बनते चले गए। पहले पेज जो थे उसमें टेक्स्ट होते थे क्योंकि इतना रिच नहीं था। बाद में वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई जिसके अंदर आप ऑडियो और पेजेस को, मल्टीमीडिया पेजेस को पढ़ सकते हैं। डिफरेंट ब्राउजर के अंदर इस ब्राउजर आए, उसके अंदर ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। पहले स्टैटिक वेबसाइट थी, फिर डायनेमिक आई। स्टैटिक HTML के थ्रू बनाते हैं, डायनेमिक के लिए हम बहुत सारे और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट और CSS वगैरह करते हैं पेज के कंटेंट को और बेहतरीन इंटरेक्टिव बनाने के लिए। आपने अभी सारी चीजें करी, W3 CSS किया, CSS इससे पहले किया था, तो वगैरह वगैरह।
HTML की इंपॉर्टेंस क्या है? HTML की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिना बेसिक HTML जाने आप वेब पेज आगे नहीं बना सकते। बेसिक वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग HTML नहीं किए डायरेक्ट अगर ये सीखें तो उनको थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को बिना करने में दिक्कत होगी। आप बेसिक चीज़ जानते हैं तो आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन सी चीज़ किसके साथ यूज़ करते हैं, तो ये आपको आइडिया होती है। तो इस वजह से उसके अंदर टैग कैसे होते हैं, कंटेनर एलिमेंट क्या है, एम्प्टी क्या है, टैग क्लोज करने के लिए कैसे लिखते हैं, टैग ओपन करने के लिए कैसे लिखते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू को कैसे लिखते हैं, दो एट्रीब्यूट को कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें खैर आप जानते हैं। तो ये एक HTML का हो गया, किस तरह से ये करता है। उसके बाद एक अगली चीज है CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या करता है? इसके शॉर्ट में CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, इंटरफेस। ये क्या करता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस एक तरह से इंटरनेट के सर्वर पे इंफॉर्मेशन, आपसे ली गई इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के सर्वर पे प्रोसेस करने के लिए पहुंचाने के बीच में एक तरह से ये उसका काम करता है, इंटरफेस का काम करता है बीच में। कॉमन गेटवे इंटरफेस, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों नाम बना? फर्स्ट टाइम जब ये बना तो समुंदर के रास्ते तो बॉम्बे उसने एंटर किए, तो वहीं से आने जाने का वो एक रास्ता बना। आप देखो कहीं नदी पे जाओ तो एक घाट होता है नाव को क्रॉस करना, तो ये नहीं कि कहीं भी आप गए नदी के पास और वहां नाव खड़ी और चले, एक जगह बनी हुई है जहां पे जाए तो वो नाव और वो एक रास्ता तो खास, और उसको आप कह सकते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, तो कॉमन गेटवे इंटरफेस इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्वर के जो बाहर प्रोग्राम होते हैं उनको इंटरफेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, बेसिकली CGI जो है प्लेन HTML डॉक्यूमेंट से अलग किया जाता है, और चूंकि HTML डॉक्यूमेंट स्टैटिक होते हैं और CGI एक तरह से डायनेमिक पेज को वो करता है, समझता है, तो एक तरह से उसको आप कह सकते हैं लाइव बना के तब जाके फिर उसमें ट्रांसफर करता है। तो ये एक CGI एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव मैजिक और राइटिंग ए CGI प्रोग्राम, और वो स्क्रिप्ट को यूज करके बनाता है। एक CGI के थ्रू CGI प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लिख के आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसके ऊपर ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेक्टिव चीजों को वो यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि CGI इज ए स्टैंडर्ड फॉर इंटरफेसिंग एक्सटर्नल प्रोग्राम विद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि प्रोसेस करने के लिए एक्सटर्नल प्रोग्राम की जरूरत होती है, तो तीन चीज आ गई, एक आप क्लाइंट हैं, उसके बाद वेब सर्वर है, फिर CGI प्रोग्राम है। तीन चीजों के थ्रू एक जाके प्रोसेस ये होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। हाँ, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड आप समझ रहे होंगे कि वो कौन सा स्टैंडर्ड है, वो कौन सा रूल है, वो कौन सा मेथड है, तरीका है जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट इंटरचेंज करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वो डॉक्यूमेंट इंटरचेंज। और आपको पता है कि डॉक्यूमेंट इंटरचेंज इंटरनेट के ऊपर एक खास रूल के तहत होते हैं, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड सच रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। Every computer on internet exchange information according to some rules and regulation called protocol. It means every computer on different network is united, आपस में वो united हैं through a common rule, एक common agenda, एक common method, एक common तरीका जिससे वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेट वो कहलाता है प्रोटोकॉल। ये मैंने आपको बताया होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है। तो प्रोटोकॉल क्या चीज है? कोई बोले तो प्रोटोकॉल इज ए रूल और स्टैंडर्ड और मेथड थ्रू विच a computer can exchange information on internet, different type of information, any distance of worldwide through protocol। और वो प्रोटोकॉल बहुत तरह के होते हैं, जैसे नाम आप जानते ही हैं, कितने सारे प्रोटोकॉल से आप वाकिफ हो गए, HTTP, HTTPS, FTP, ठीक है,
TCP, IP और बाकी प्रोटोकॉल सही साहब कितना बताएं मुझे नहीं मालूम। इसी तरह POP है, SMTP है, ये सब प्रोटोकॉल बताया उन्होंने मेल का। POP, SMTP नहीं सर, सब अभी सब प्रोटोकॉल नहीं ये बताया। सब नहीं बताते। MIME सर सारे प्रोटोकॉल हैं। अभी वो वहां तक पहुंच हाँ तो वो फिर HTTP, उससे पहले HTTP है, HTTPS है, FTP है। कोई जरूरी नहीं जिसके आगे P लगा है वही प्रोटोकॉल है। DNS ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। DNS, MIME, ठीक है। SNMP, यूजनेट, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी मैं उसका दिखा देता हूँ, पता नहीं वो कितना बताएं क्या बताएंगे मुझे, आई डोंट नो। अब इसमें बात आती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स मतलब उनको मेजरली डिवाइड किया जा सकता है 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स क्या है? एक होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड ये अलग होगा, या आइकन लगा दी कनेक्शन ओरिएंटेड, और चाहे तो इसमें कनेक्शन लेस भी लगा सकते हैं बट वो एक हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं बट वो ऐसे भी, सॉरी यहाँ बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बट कनेक्शन ओरिएंटेड के बीच में स्पेस। कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड, 2 तरीके से सारे प्रोटोकॉल एक तरह से डिवाइड है, 2 तरीके से काम करता है। मैं इसके बहुत डीप थ्योरी में अभी नहीं जा रहा हूँ, इसका मैं कोशिश करूंगा, नोट्स में है ये और मैंने पिछली बार भेजा भी था मैंने को। हालांकि ये मेरे पेपर में डिटेल में नहीं है बट मैं थोड़ा सा डिटेल में, अगर आपको IT के उसके लिए भेजना होगा तो मैं भेज दूंगा। इसकी बेसिक समझ जाइए पहले। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या है इसको समझने के लिए क्या है इस पॉइंट में। पहला स्टेप, क्लाइंट और सर्वर के बीच में हो रहा है, जाहिर सी बात है 2 कंप्यूटर के बीच में हो रहा है। जो इंफॉर्मेशन आपस में जैसे बोलते हैं ना कि इनिशिएट करता, पहल करता है, वो एक तरह से क्लाइंट हो सकता है। हम कोई साइट खोलते हैं, हमने www. ये वेब ब्राउजर खोला और यहाँ हमने टाइप किया www.nasa.com, nasa.gov, सॉरी। ये जो हमने किया, ये पहल हमने की, इनिशिएट हमने किया। ब्राउजर में हम गए और nasa.gov हमने खोल लिया। ये सर्वर है नासा का, और ये सर्वर आप जान ही सकते हैं अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है नासा, तो ये सर्वर कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। तो अब इस बीच में कहाँ से होके कितनी तेज से ये गया, रिक्वेस्ट कैसे कैसे गई, ये आपको ये फर्स्ट पेपर में ये सब है, और वो कितना बताते हैं पता नहीं। बहरहाल मुझे मौका मिलेगा तो सब मैं बता दूंगा, और अभी तो फिलहाल में मौका नहीं है, आप बाद में सब चीजें पूछना। तो क्या करेगा क्लाइंट? एक तरह से मेक अ रिक्वेस्ट। दूसरा स्टेप क्या होगा? गेट अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमें क्या मिला? साइट खुल गई एंड डिस्कनेक्ट। ये होता है कनेक्शन प्रोटोकॉल। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा एग्जांपल है HTTP। इस पे क्वेश्चन भी आता है। HTTP इज अ टाइप ऑफ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। आप ब्राउजर ओपन करते हैं, साइट का एड्रेस टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, वेबसाइट खुल जाती है। कनेक्शन आपका आपके क्लाइंट से और सर्वर का कनेक्शन जो HTTP काम करता है वो डिस्कनेक्ट कर देता है। मेक ए रिक्वेस्ट, HTTP के थ्रू आप रिक्वेस्ट करते हैं नासा की साइट पे, वहां से रिस्पॉन्स मिलता है, आपस आप दोनों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर जब दोबारा आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर, अब जैसे आपने पेज खोल लिया, अब जैसे कहीं लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर वो रिक्वेस्ट आपकी करता है, फिर वहां से रिस्पॉन्स होता है और फिर डिस्कनेक्ट। फिर आप कहीं क्लिक करते हैं, फिर रिक्वेस्ट करता है, फिर रिस्पॉन्स एंड डिस्कनेक्ट। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप कह सकते हैं
कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल और कनेक्शन लेस तरीका। दूसरा है कनेक्शन ओरिएंटेड। इसमें क्या करता है, इसी तरीके से मैं समझा देता हूँ। जैसे FTP है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड। मेक ए रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, स्टे कनेक्टेड until, स्टेप नहीं है बट उसी के अंदर, until force disconnection। जब तक कि आप डिस्कनेक्ट ना करें, उस पर क्लिक करके, तब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। ये है एक बेसिक सी चीज है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस को समझने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, अभी मुझे इतना जहन में नहीं आ रहा है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल है उसमें जो डिवाइस के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, वो एक तरह से एक कह सकते हैं कि लॉजिकल कनेक्शन रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें जैसी डेटा आप कह सकते हैं कि इनिशिएट होता है, निगोशिएट होता है, मैनेज होता है और फिर टर्मिनेट। जैसे मैंने बोला, पहल करेगा, निगोशिएट बात करेगा, मैनेज करके पहुंचा दिया, फिर टर्मिनेट डिस्कनेक्ट। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो मैंने बहुत आसान तरीका लिखा, मेक ए रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, डिस्कनेक्ट, मेक ए रिक्वेस्ट, गेट रिस्पॉन्स, डिस्कनेक्ट, मेक ए रिक्वेस्ट, ये ऐसे समझिए, मैं कोई ऐसे जगह काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने शायद देखा होगा, कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कई फ्लोर पे वो उनके वर्क होते हैं, काम होते हैं, उनका पूरा ऑफिस है, पूरा वर्क है। तो आप नीचे के पे काउंटर है, वहां से सब लोग लेके जाते हैं। तो ऊपर कुछ सामान बहुत सा रखा हुआ है। मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, किस तरह का मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लखनऊ में हम लोग बुक पब्लिकेशन में जाते थे, तो वहाँ से किताबें कई फ्लोर पे थी, तो वहाँ से हम लोग लेते थे। तो ऊपर तो वो फोन करके नीचे इंटरकॉम टाइप का था, तो इंटरकॉम से कॉल करे और बोले हाँ ये बुक है, हाँ है, भेज देना, 2 कॉपी नीचे है, या ऊपर जाइए ले लिया, ऐसे करके वो बातचीत, या ये कॉपी और चाहिए, ऊपर 2 कॉल की रहता था। तो बार बार वो बेल हो उठाए, बार बार वो बेल उठाए, बार बार फोन हो बेल उठाए, ऐसे करे और फिर करके रख दे, फिर करके रख दे। एक तरीका ये होता है जो कि जैसे HTTP का है। दूसरा तरीका वो लिए रहे, अब लेके कान में लगाए रहे जब तक कि उधर से बोला नहीं रख दो, कान में लगाए कि बार बार बिल कर रहे हैं, तो फोन लिए ही रहे। तो अगली बार वो जब उठाएगा रिसीवर, उसको कॉल कनेक्ट ही मिलेगी और उसको कहना नहीं पड़ेगा, सामने से फिर उठा के हेलो नहीं बोलेगा, एंड इस तरह से ठीक है नहीं। ठीक है, हेलो। तो मैं बता रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था मैं इसका। तो इस तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये होता है। तो अब एक टेक्निकल, एक उस फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में या एक पैराग्राफ मतलब नोट्स के फॉर्म में वो लिखवाया हो सकता है प्रोटोकॉल के बारे में, जब बताएं ईमेल के प्रोटोकॉल का। सो मे बी पॉसिबल है दे नोट्स में दे दूंगा, ये मेरे मेल पे होगा, मैंने नोट्स पीछे के बैच पे दिया था। और फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इस तरह का दोनों का। फिर बात आती है एक और तरह का प्रोटोकॉल को वो करते हैं, वो होता है स्टेटलेस, और ये अलग चीज है, वो टाइप का नहीं, स्टेटलेस और स्टेटफुल प्रोटोकॉल।
इसकी भी बेसिक समझ जाइए, छोटे क्वेश्चन में आए तो आप कम से कम कर लें। स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्या होता है? ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिवाइस, इफ द सर्वर नॉट रिमेंबर एनीथिंग, मतलब सर्वर कुछ रिकॉर्ड नहीं रखे। ये वैसे हुआ कि हम आपको कॉल किए, आपसे बात किए ऐसे ही बस मस्ती में और एंटरटेन के लिए, हाँ ये, और फिर आप भी भूल गए क्या बात हुई थी, हम भी भूल गए क्या बात हुई थी। आप कह दो कि ये एक स्टेटलेस कन्वर्सेशन है। एक कन्वर्सेशन ऐसी कि आपको मैंने कॉल किया, देखो ये टॉपिक पढ़ लेना, ये चीजें हैं, ये काम है, ये किताब देख लेना, पेज नंबर पे ये है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये सारी चीजें बड़ी काम की, आपको सारी चीजें याद रखनी है, नोट करके रखनी है। दैट्स कॉल्ड स्टेटफुल प्रोटोकॉल, यानी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हुआ, वो एक किसी को याद रखना है, और याद उसको रखना है जो जिसको जरूरत है। आप कहते, यहाँ पे ये नहीं होगा कि जरूरत किसको, यहाँ पे कहने का मतलब कम्युनिकेशन में सर्वर जो है तो रिमेम्बर अगर नहीं रखेगा कुछ भी जो उसने कम्युनिकेट किया, कुछ उसने भेजा, कुछ उसने दिया, क्या उसने आपस में कम्युनिकेट किया, क्या मैसेज रिस्पॉन्ड किया, क्या फाइल ट्रांसमिट किया, कब किया, किस टाइम किया, किस वक्त कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, वगैरह वगैरह, अगर ये नहीं किया तो वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहलाता है। और यही सारी चीजें अगर उसने पूरा रिकॉर्ड रखा, मैनेज किया, तो वो कहलाता है स्टेटफुल। आज की डेट में ज्यादातर सब प्रोटोकॉल को स्टेट फुल कर दिया गया, क्योंकि अगर आप इंटरनेट का मिसयूज करते हैं तो वो कम्युनिकेशन का सारा वो रिकॉर्ड होता है कि कब आपने क्या किया, किसको धमकी दी, किसको वार्निंग किया, किसको क्या बोला, और क्राइम कमिट किया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इसके अंदर है। मैं इसको बहुत और डिटेल में अभी नहीं आ रहा हूँ, बहुत डिटेल में है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, और ये इसके अंदर था सारा आपका जो क्या थी हेडिंग, डॉक्यूमेंट इंटरचेंज स्टैंडर्ड। क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने का, वो सारी प्रोटोकॉल की बात हो रही। तो प्रोटोकॉल का और बहुत डिटेल में हो सकता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट उतना डिटेल में है नहीं, क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर ये चीजें अगर कायदे से पढ़ा दिए होते तो आपको आप और अच्छे से समझ में आता, और तो पढ़ाया नहीं उन्होंने, बड़ा टाइम ले लेके पढ़ा भी रहे थे, पढ़ा के आया होता तो पूरा। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट, कंपोनेंट पीछे मैं बता चुका हूं, बट अब बेसिकली एक बार फिर से और बता देते हैं। कंपोनेंट क्या है? वेब ब्राउजर आपको चाहिए, वेब सर्वर आपको चाहिए, और तीसरा है क्या? वेब कुकीज। जनरली वेब कुकीज के बारे में मैंने आपको बताया कुछ? वेब कुकीज लो सर नहीं बताए, सर नहीं नहीं पता? बताए हैं। कौन एक डिस्कनेक्ट हो गया? कौन चला गया? सर आई थिंक नुसरत। नुसरत थी, मुझे नहीं पता। नहीं, श्रेया नहीं है। अभी और लोग, एक लोग चले गए। एनीवे, कुकीज के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, तब उन्होंने नहीं पढ़ाया। वेब कुकीज पूरा नाम है वेब कुकीज। वेब कुकीज एक तरह की एक piece of information है in the form of text which is sent by web server to a web browser, जो कि वेब सर्वर के थ्रू वेब ब्राउजर को भेजी जाती है, और ब्राउजर उस फाइल को स्टोर करके, सेव करके रख लेता है अपने कंप्यूटर पे, अपने फोल्डर एक खास जगह पे। और अगली बार जब भी कभी वो कंप्यूटर, वो डिवाइस, वो क्लाइंट जहां से वो सर्वर, वो वेबसाइट एक्सेस की गई है, जब भी दोबारा उस डिवाइस से वो कंप्यूटर वो साइट
वो सर्वर ओपन किया जाएगा तो आपका वेब ब्राउजर उन फाइलों को जो कि पिछली टाइम के कनेक्शन के वक्त उसने सेव किया था उनको आपकी रिक्वेस्ट के साथ सेंड करेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि वेब सर्वर आपकी प्रीवियस विजिट को आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा और आपको रिस्पांस क्विक करेगा। दैट्स वाई आप उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप कस्टमाइज इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्विक इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो कुकीज एक तरह से आपको हेल्प करता है आपके कम्युनिकेशन में। फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं और फिर उसके बाद बार बार जब विजिट करते हैं तो दोनों में फर्क ये होता है कि फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम सर्वर स्टोर सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट व्हिच इज कॉल्ड कुकीज। तो कुकीज का ये फायदा ये है कि आपकी प्रीवियस विजिट से आपको सर्वर आइडेंटिफाई करता है। तो एक तरह से इसको कॉलर आईडी ऑफ वेब भी बोलते हैं, कॉलर आईडी ऑफ वेब। इसको मैं और अच्छे समझा दूं, कॉलर आईडी जैसे कि आप फर्स्ट टाइम किसी ने आपको कॉल किया, अभी तो आजकल मोबाइल नंबर है, सो नंबर आता है, शो होता है, आप पहला सवाल पूछते हैं आप कौन बोल रहे हैं, तो पर्सन नाम बताता है तो आप नाम उसका सेव कर लेते हैं। या फर्स्ट टाइम कोई पर्सन आपसे मिलता है, आप इंट्रोडक्शन होता है हेलो और उसके बाद फिर नाम बताता है, तो जब अगली बार वो पर्सन को आप देखते हैं तो आपको उसके फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं तो उसका कहीं उसकी फेस, उसका चेहरा, उसकी शक्ल आपके जहन में कहीं ना कहीं याद हो जाती है। उसका नाम बताता है तो नाम भी कहीं कहीं याद हो जाता है। अगली बार जब आपको वो मिलता है तो आप उसको पहचान जाते हैं, उसका नाम भी आपको याद हो जाता है। ये तो खैर ऊपर वाले ने ये दी है कैपेसिटी कि आप कि कहीं ना कहीं वो मेमोराइज दिमाग में आ जाता है। फोन की मैं बात कर रहा था, अभी तो खैर मोबाइल आ गया, बट लैंडलाइन जब होते थे, लैंडलाइन शुरू में फोन आपने यूज किया हो शायद, तो उसके ऊपर कोई नंबर वंबर आता नहीं था, बेल बजी आपने रिसीव किया अपना हेलो हाँ कौन, अक्सर आप उठाते सामने वाले की आवाज पहचान जाते थे तो आप पूछते नहीं थे हाँ कौन बोल रहे हो, लेकिन आवाज नहीं तो आप पूछते हैं कौन, फिर उसने बता दिया। अगर अगली बार आपने फिर कॉल किया, हालांकि ये आदत होती लैंडलाइन पे तो उठा के हेलो ही बोलते हैं, तो अक्सर हम पहचान जाते हैं तो पहचान जाते हैं तो हाँ बात शुरू हो जाती है, नहीं तो समवेयर उसकी आवाज भी कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जहन में, हमारे इसमें कैद हो जाती है, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसको फिर और समझिए कि धीरे धीरे ऐसे फोन आ गए जिसमें जब कॉल आती थी नंबर डिस्प्ले करता था। अब किसी ने कॉल किया 22778789, आपने फर्स्ट टाइम कॉल आई तो आपने देखा ये कौन नंबर है, जाना पहचाना नहीं, रिसीव किया, हाँ लोग कहाँ से बोल रहे हैं, अगले ने बताया यहाँ से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे ये बात हुई तो ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर कभी कॉल आती इस नंबर से तो समवेयर प्रीवियस विजिट का आपको कहीं ना कहीं जहन में याद रहता है, अच्छा ये 27, अच्छा ये वहाँ का नंबर है, कहीं ना कहीं आप कभी नोट करके कॉपी में रख भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जहन में याद हो जाते हैं। अभी तो पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने नंबर याद हैं। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में लैंडलाइन फोन होते थे तो हम लोग अपने फ्रेंड्स में हम लोग कॉम्पीट करते थे कि कितने फोन नंबर कोई याद रख सकता है। तो एक वक्त में 6 डिजिट के लैंडलाइन नंबर थे, 45 फोन नंबर मुझे याद थे, 45, मतलब हम लोग वो करते थे। आज ये जो फोन आ गया है तो हम लोग अक्सर आप सुनते हैं अपने ही नंबर किसी को याद नहीं रहता है, अपने ही नंबर कहते हैं मेरा नंबर क्या है। तो धीरे धीरे लोगों की मोबाइल और इस तरह डिवाइस आने से मेमोरी बड़ी वो हो गई है। तो कुकीज ऑल्सो कॉल्ड कॉलर आईडी ऑफ वेब, और ये इसका फायदे का काम है। लेकिन समवेयर वेब कुकीज ऑल्सो हार्मफुल, और हार्मफुल क्या है कि इसकी इंफॉर्मेशन से हैकर और कुछ और फाइल के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की, क्या खरीदा, कब आपने क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, कब आपने बैंक का वो ट्रांसफर किया। तो वो इससे क्या होता है कि आपकी टाइम अगर वो ये सब रीड कर लें, इंफॉर्मेशन को वॉच कर लें, तो अगली बार वो हैकर वगैरह जो होते हैं उस टाइम पे आपको ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ताकि वो आपको हैक कर सकें, आपको नुकसान पहुंचा सकें। हैकर आजकल बहुत ज्यादा वो हैं, और जैसे जैसे वो बोलते हैं ना तू डाल डाल में पात पात वाला वो है। तो जहाँ जहाँ ये फैसिलिटी, इंटरनेट बहुत सारी आसानियां लेके आई तो बहुत सारे नुकसान भी लेके आई। आए दिन आप सुनते होंगे हैकिंग हो रही है
और ये हो रहा है, किसी का पैसा ट्रांसफर हो गया, किसी का ये हो गया, किसी का ये हो गया, तो ये क्राइम भी बहुत हो रहा है, साइबर क्राइम। तो उसके अंदर ये भी चीज़ें हैं। तो वेब कुकीज़ ये है। वेब कुकीज़ एक तरह से इसको टेक्निकली इसको कॉल्ड परसिस्टेंस क्लाइंट स्टेट HTTP कुकीज़ भी कहा जाता है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो मुझे नहीं याद आ रहा है। उसके बाद आ जाइए मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की मेंटेन कैसे करते हैं, बनाया नहीं है, मेंटेन करने की बात होने लगी, तो मेंटेन कैसे करते हैं जान जाइए। मेंटेन करने के लिए आपको आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर काम की इंफॉर्मेशन हो, टाइमली इसको अपडेट करें। अब टाइमली आप अपने सर्वर पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो पेजेस को विजिट करके देखे ब्राउजर में डायरेक्ट नेट के थ्रू, यानी वो अपने ब्राउजर में इंटरनेट कनेक्ट करके कोई कंप्यूटर पे और WWO प्रोटोकॉल वो यूज करके उसको ओपन करके पेज देखे कि प्रॉपर खुल रही कि नहीं खुल रही है, सही चल रही कि नहीं चल रही है। ठीक है, ये ऐसे ही समझिए कि माइक आपके कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं, माइक लगाया, सारा कुछ अरेंज करके लगा के कनेक्शन वो कर लिया, आप पहले थोड़ी देर चालू बैठा के बोल के आप देखें, चेक करें, हेलो माइक टेक्सटिंग, और दूर बैठा के हाँ आवाज आ रही है, साफ आ रही है ना, इको नहीं हो रही वगैरह। तो ये सारा जो बोलते हैं डेमो, इस तरह से सारी चीजें तो आपका वो होगा। अपनी वेबसाइट को आप एकदम अपडेट रखें। आपको नए विजिटर, आप उनको तलाश है कि नए लोग उन्हें विजिट करें साइट को, तो आप नई ज़्यादा फैसिलिटीज इसके ऊपर दें, इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहें। और आप अगर वेबसाइट सर्च इंजन के थ्रू वो है तो सर्च इंजन के भी थ्रू आप सर्च करा के देखते रहें कि हाँ साइट, उसको एडवर्टाइज करना और डिफरेंट जगह साइट के एड्रेस को डालना। आप देखते हैं आजकल ईमेल एड्रेस बनाइए तो उसमें अपने वेबसाइट की डिटेल डाल दिए, आप ट्विटर वो हैंडल बनाइए तो वहाँ डाल दीजिए, तो हर जगह डिफरेंट जगह पे आपके वो एड्रेस हो ताकि उसको लोग विजिट करें और जाएं। आप अब कभी भी वेबसाइट को एक फायरवॉल के थ्रू उसको प्रोटेक्ट रखें। फायरवॉल एक तरह का प्रोग्राम होता है जिससे हैकर वगैरह उसको हैक ना कर पाए, अवॉइड करें कि वो हो। और जो कंपनी होती है वेब होस्टिंग वही सारी चीज़ें करती हैं। तो वेबसाइट को अपडेट करना, वेबसाइट के कंटेंट को टाइमली वो रखना, मीनिंगफुल कंटेंट रखना, फालतू कंटेंट को हटा देना, ये सारी चीज़ें वो करना। फाइल जब आप बनाते हैं तो फाइल के नाम को मीनिंगफुल रखना ताकि इसको ढूंढना हो, प्रोसेस करना हो, स्टोर करना हो, अपडेट करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, सारी चीज़ें आसानी हो। फाइल को ऑर्गेनाइज करना, जैसे आप देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कैसे बताता हूँ, डेट, फाइल का नाम और 1 2 3, जिससे मुझे पता है ये 28 को पढ़ा, ये 28 1 2 3 यानी 28 तारीख की पहली फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल। आप वो नाम से भी कर सकते हैं, आप वो मंथ से भी कर सकते हैं। अगर जैसे मैं आपको दिखाऊं कि स्पोर्ट्स की एक साइट है, शायद मैंने दिखाया भी होगा, एक साइट है क्रिक इन्फो। क्रिक इन्फो एक साइट है, बहुत बड़ी क्रिकेट की साइट है जिसके ऊपर शुरू से अब तक के सारे मैच का वो है। जैसे ये मैच हुआ अभी इंडिया और इंग्लैंड का, तो ये मैच जो है का स्कोर कार्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये इस URL इसको कॉपी करिए, तो आप इस URL को देखिए, ये आप देखिए, ये मेन फोल्डर है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये डोमेन नेम। ठीक है, ये आपका फोल्डर, और ये आपका इसके अंदर का सब फोल्डर, फिर इसके अंदर के ये सब फोल्डर, और यहाँ पे ये फाइल है। आप देखिए, अब जैसे यहाँ लिखा है टूर ऑफ इंग्लैंड, ये अब यहाँ पे लिखा है 2021, और ये जो लिखा है ये एक वो पर्टिकुलर उन्होंने फाइल नंबर दिया है, वो क्या है 2021, तो वो मैच का नंबर है, वो उनका एक सीरियल नंबर, वो हर तरह से हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर है। ठीक है, अब तक इतने टेस्ट खेले गए तो ये नंबर आ रहा है। अब मैं आपको ये दिखाऊं, थोड़ा सा 4 मिनट टाइम है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जो खोला है टेस्ट वो ये है, और मैं बैक जाता हूँ, ये था थर्ड टेस्ट ना, तो मैं सीरीज पे क्लिक करता हूँ, वर्सेस इंडिया पे क्लिक किया। अब इसके अंदर
रिजल्ट। ठीक है, तो थर्ड टेस्ट ये था। इससे पहले ये फोर्थ टेस्ट है, फिफ्थ टेस्ट है। पहले रिजल्ट में इसके पहले ये मैंने थर्ड टेस्ट खोला, इसके पहले था सेकंड टेस्ट खोला। इसके फाइल को आप लिखिए। अब आप देखिए सेकंड टेस्ट का नंबर ये था 1239544। अब इसका नंबर था 1239545। इस दोनों टेस्ट के बीच में और पूरी दुनिया में कहीं और दो टीम के बीच कोई टेस्ट नहीं खेले गए, तो वो नंबर यहाँ से देखिए इसके बाद हो गया। अब अगला कोई टेस्ट होगा तो आप वो देख सकते हैं वो नंबर क्या है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1239527 1239527, ये शायद सीरीज हो, कुछ और हो, पता नहीं क्या चीज है, उनका खैर एक मीनिंगफुल होगा। यही है यहाँ पे कि फाइल को नाम सही देना, फाइल को ऑर्गेनाइज करना, फाइल को अपलोड करके फिर उसका रिकॉर्ड रखना, फाइल का बैकअप रखना, कब कौन कौन सी चीज कहाँ की, और कल को करप्ट हो गई वेब पेज पे वो हो गया तो उसका बैकअप हो, पेन ड्राइव में हो, कहीं सर्वर पे हो, किसी और कंप्यूटर पे हो, 2-3 जगह उसको जिप करके रखा जाए, हार्ड डिस्क में, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखा जाए, कोई एक सर्वर बना के रखे हो, वो सर्वर कहलाता है प्रॉक्सी सर्वर, मेन सर्वर के जैसा, बट वो सर्वर मेन सर्वर जैसा नहीं होता है, प्रॉक्सी सर्वर वहां पे रखते हैं। ठीक है, तो आप बस 1 मिनट बचा और ये टॉपिक यहीं पे रहने दिया। अब आगे है वेब पेज का डिजाइन कंसिडरेशन है, वेब पेज की सर वो फर्स्ट पेपर वाली नोट्स को रिसेंड कर दीजिएगा। हाँ, जो भी है मेरे पास वो दे देंगे। पीडीएफ में हाँ, कन्वर्ट जो पीडीएफ करना था ना, मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। आज तो बर्थ डेट इनवैलिड करने आज क्या है? अमन ने किया है, अमन से पूछो। सर मेरा बर्थ डेट इनवैलिड बता रहा, बाकी सब सही है। सर मेरा भी एडमिट कार्ड आ गया है। आप डेट ऑफ बर्थ गलत दे रही होंगी, आपका वो गलत किए नहीं होंगे सर, मैंने सर जो मैंने उस पे लिखा था स्क्रीनशॉट लेकर रखा था। अच्छा, सर मेरा आ गया है। हाँ आ गया, धीरे-धीरे और लोगों का आ गया। सर जो प्रोफाइल बनाते वक्त था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा था, उसी के अकॉर्डिंग। अंशिका तनु कुछ पूछना चाह रही है, हाँ बोलो तनु। हाँ बोले सर, मैं बोली हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर से आ रहा है, एप्लीकेशन नंबर से वही बोल रहा है इनवैलिड वगैरह, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आ रहा है, वो सबका आ चुका है। मतलब जो लोग तो ऐमन, नुसरत, सफक, मेरा, हम लोग का तो आ गया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर से। वहाँ तो एप्लीकेशन नंबर की वो डिमांड कर रहा है। नहीं, उसमें साइड में है, तुम दूसरे तरीके से कर रही हो। रेडियो बटन में रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट कीजिएगा। अच्छा देखती हूँ।